बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, ओपनिंग के अंदर मेरे पास कुछ कहने को आजकल है ही नहीं। आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लीजिए, कोई भी खबर उठा लीजिए, अच्छी खबर आपको किसी तरफ से नहीं आ रही। लेट्स अज्यूम कि सिर्फ एक मोटी सी चीज़ कि जी 48-50 ईयर्स पिछले हो गए कि महंगाई बुलंद तरीन सतह पे है। चले जी ठीक है, यहाँ पर बात रुकती नहीं है। इसके बाद हर वो चीज़ जो आपने इस्तेमाल करनी है, जिसका इस्तेमाल आप करते थे, जिसका सोच सकते हैं कि अगर मैं अफोर्ड कर सकता तो ये चीज़ इस्तेमाल करता, वो आपकी और मेरी पहुंच से बाहर हो गई हुई है। मोटी मोटी मिसालें देता हूं आपको। लाहौर में आज आटे की किल्लत, बिल्कुल फारिग हो गया हुआ आटा, आपको कहीं से नहीं मिल रहा था लाहौर में। सरकारी आटे की अदम दस्तियाबी, 15 किलो कमर्शियल आटे का थैला 1900 रुपये में बिक रहा है लाहौर में आज। और एक साल में मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 41 पॉइंट समथिंग रेशो आ रही है, 41.6% रेशो आ रही है, महंगाई हुई है। प्याज 41.6, चिकन 96% महंगा हुआ है, अंडे 78%, चावल 77% महंगे हुए हैं। एक साल के दौरान चना 65%, मूंग की दाल 56%, चने की दाल 56% महंगी। और अभी ये दालें जो हैं ये अभी मज़ीद महंगी होंगी, क्योंकि जो इंपोर्ट की चीज़ें हैं इनके ऊपर अभी जो आग आइंदा दिनों में लगने वाली है वो आप देखिएगा उसमें होता क्या है। आटा 56%, माश की दाल 50.77%, खुर्दनी तेल 50% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। अभी तक लिस्ट लंबी है, मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। कहानी ये है कि जब भी आप आगे बात करेंगे कि यार महंगाई इतनी हो गई, इमरान खान साहब कह देंगे जी नवाज लीग कर गई, नवाज लीग कह देगी जी जरदारी साहब कर गए, जरदारी साहब कह देंगे मुशर्रफ साहब कर गए, मुशर्रफ साहब का जो टेरियर उठाकर देख ले वो कहेंगे 97 में नवाज शरीफ साहब थे वो कर गए थे। अब दोबारा से नवाज लीग है 2023 के अंदर, वो कहते हैं जी इमरान खान साहब कर गए। मुझे समझ नहीं आती कि जो आप बाहर से सारा कर्जा लेते हैं, आप और मैं जो 22 करोड़ अवाम है, हम लोग कर्जा नहीं ले रहे होते, हुक्मरान ले रहे होते हैं, यही हम पे खर्च कर रहे होते हैं, अस्पतालों पे, स्कूलों पे, सड़कों पे, या जहाँ पर भी जा रहा होता है यही लोग खर्च कर रहे होते हैं। बाय एंड ऑफ द डे पिस्ता कौन है? आप और मैं, और वो थ्रू आउट पिसते ही जा रहे हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। अमजद इकबाल साहब हैं, एनालिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोहम्मद खान मदनी साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनका ताल्लुक है। अशरफ मेहताब साहब हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और ये महंगाई शहंगाई वाली जो सारे मामलात हैं ना, हम सबसे ज़्यादा अच्छी नज़र ये रखते हैं क्योंकि उनका रेलेवेंट डिपार्टमेंट के रेलेवेंट बीट ही है। अशरफ साहब, आपसे ही आगाज़ करते हैं। केड़ा कसूर हो गया साढ़े को पाकिस्तान जाके इतने पैदा हो, क्योंकि कसूर हो गया कि एवरी सिंगल डे कोई अच्छी खबर किसी तरफ से आ नहीं रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी मेहरबानी। यकीनी बात है आपने ये जो अदादोशुमार पेश की, इसमें अगर फरवरी की बात करें जी तो उसके अंदर सिर्फ फरवरी के एक महीने में 31.5% महंगाई हुई है। अच्छा जी। और ये सारी महंगाई सिर्फ फरवरी के एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर। और ये जो सारी महंगाई आपने अभी अशिया गिनाई है, इन्हीं में ये महंगाई हुई है। ओके। क्योंकि सबसे ज़्यादा अफेक्ट जो करती हैं आम बंदे को, मजदूर को, दिहाड़ीदार को, वो आटा, चीनी, दालें और घी है। ओके। यही मेन जो है ना हमारे इस वक्त ज़रूरियत ज़िंदगी में आप कह सकते हैं। लग्जरी तो उनके सोच से बाहर है, ना वो सोच सकते हैं ना वो जा सकता है। कहानी छड़ दे। तो आपने जो कहा जी आने वाले दिनों में महंगी होगी, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो टैक्सेस नए इम्पोज कर दिए गए, खास तौर पे 170 के टैक्स हैं। इसके अलावा 18% जो है वो हमारा जनरल सेल टैक्स बढ़ा दिया गया। और जो दरामदी अशिया उनके ऊपर 25% टैक्स जो है वो लगा दिया गया। हाँ जी। इसमें एक अलमिया ये है कि ये टैक्सी तो लगा दिए आपने 1 मार्च से, नफाज इसका हो गया, लेकिन दूसरी तरफ जो आपने जो 200 अरब रुपए की बचत का ऐलान किया था वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। वो बड़ी गाड़ियां इसी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं सियासतदान, उसी तरह से सरकारी कल रात का वाकया सुनाता हूं, सारे बाबू इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके अलावा बाकी भी सारा कुछ, पेट्रोल भी जा रहा है, बिजली भी जा रही, सब कुछ जा रहा है मुफ्त में। ठीक है, वो उसके ऊपर एक 6 रुकनी कमेटी बना दी। इसका मतलब है हमारे पाकिस्तान में जो काम नहीं करना होता, आप पहले उस पर कमेटी बनाए, फिर सब कमेटी बना दी, सारे काम पे मट्टी डाल। बिल्कुल ऐसे। तो वो 2-3 महीने में अगर कमेटी कोई फैसला नहीं करती तो इलेक्शन आ जाएंगे, फिर वो कहेंगे जी हमें तो मौका ही नहीं मिला, तो चले जाएंगे। वो 200 अरब रुपए की जो बचत होगी कटे चली जाएगी। सबसे अहम बात है, कुछ चीजें अच्छी भी हुई हैं। वो अच्छी चीजें हुई हैं, ये इन्होंने की नहीं है, वो लामाला मजबूरी के तहत हुई है। मसलन कुछ बता रहे हैं, मसलन जो हमारी तिजारती खसारा है उसमें 10 अरब डॉलर की कमी आई है 8 महीने में। 10 बिलियन से जायद। Okay. तो ये एक अच्छी बात है। good, yes. जो आपने कहा जी सनते या कारोबार नहीं चल रहा, अगर नहीं चल रहा तो टैक्स ज्यादा क्यों इकट्ठा हो रहा है? चल रहा है, लेकिन वो सनतकार जो है ना उनका काम है कि रौला चौला पा के रखना शोर। अब जो एक महीने के अंदर जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में तो कमी आई है ना, वो तो कमी आई ऑन रिकॉर्ड। मैं आपको बता देता हूँ, फरवरी के महीने में 527 अरब रुपया इन्होंने इकट्ठा करना था, 30 करोड़ ज्यादा इकट्ठा हुआ। वेरी गुड। तो फिर कहां से हुआ? अगर इन केस यही दिन है ना, कहते हैं जी बहुत बुरे दिन है, टैक्सेस भी तो बढ़ गए हैं ना, टैक्स पुरानी रेशियो पे थोड़ी कलेक्शन। मैं पुरानी रेशियो पे कह रहा हूं, वो तो अभी नाफज होने थे ना। फरवरी का जो था 1 मार्च से हो गया ना, बाकी तो
फरवरी की बात कर रहा हूँ कि 527 अरब एक बड़ा टारगेट होता है, उसमें 30 करोड़ रुपया बढ़ गया है। तो यकीनी बात है कहीं से टैक्स आया ना। हाँ। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि ये जो टैक्स ही देते हैं, इसमें एफिशिएंट लोग जो टैक्स देने वाले हैं, तनख्वाहदार तबका है। हाँ, सबसे आप 16-17 अरब से टैक्स लेते हैं, जिसमें 8-9 अरब तो वो लोग हैं कि जिनकी तनख्वाह पहले पूछते नहीं है कितनी है, आपकी जरूरियत क्या है, काट के उसको तनख्वाह मिलती है। ऐसे थोड़ी सी क्या है, 45-50 हज़ार रुपये सैलरी हो तो उस पर टैक्स। आज के दौर में मेरे ख्याल में जितनी महंगाई हुई है, मेरा जाती ख्याल है 1 लाख रुपए वाला बंदा जो है ना, वो हैंड टू माउथ गुजारा साल लगेगा। हाँ, सिर्फ साल हैंड टू लगेगा, माउथ गुजारा करेगा। उसकी जितनी और जो 25,000 रुपये इन्होंने मुकर्रर की थी, उसकी ये आमदन जो जिसको हम तनख्वाह कहते हैं, वो 10-12 हज़ार रुपये रह गई है। हाँ, इतना इसके ऊपर बोझ डाला है, 50% बाइंग पावर इतनी रहेगी। मुझे ये बताएं कि एक आम आदमी, मजदूर तबका, बाकी जो दिहाड़ीदार है, मेरे जैसा आप जैसा जो तनख्वाहदार तबका है, उसको तो आस है ना किधर से बढ़ेगी। अगर नहीं बढ़ती तो क्या होगा फिर? लामाला खुदकशी होगी, हम एक दूसरे को कुर्ते नजर आएंगे, अपने कतार से गली मोहल्लों में करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अमर व मान की सूरत खराब होगी, गरीब का बच्चा डाके मारेगा, क्या करेगा? बिल्कुल ठीक है। मद्दी भाई, आपकी तरफ मैं डिटेल में आऊंगा, मैंने आपसे कहानी भी पूरी सुननी है जेल वाली। अब डिटेल में आटे की बात अगर करें, अगर आप ज्यादा जी जी जी, इस वक्त जो जरूरत है पाकिस्तान की गंदम की, वो तकरीबन 2 करोड़ 85 लाख के करीब टन जरूरत है इस वक्त। लेकिन ये जो पिछले दिनों में सैलाब आए और बाकी मामला हुए और कुछ गंदम कम काश्त हुई, उसमें 2.5 करोड़ तक हम जा सकेंगे। वो बड़ी मुश्किल से टारगेट होगा। 35 लाख टन 30 से 35 कमी आएगी, वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी। वो फिर इंपोर्ट करनी, जैसे अभी एक जहाज है 50,000 टन का, और वो जो जहाज की क्वालिटी अगर ये कहते हैं जी हमारे पास वाफर मकदार में गंदम है, तो 50,000 टन मंगवाई क्यों मंगवाई? ठीक बात, क्या शौक था? बिल्कुल। अमजद साहब, ये आने वाले दिनों में ये कई गुना ज्यादा प्रॉब्लम ये, और आपको भी है, हल क्या है? हल देखिए, बात ये है कि पहले बात तो जरा एक सेकंड के लिए भूल जाए कि आप एनालिस्ट हैं, आप पुराने जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं। हम पाकिस्तानी हैं, लाहौर में रहते हैं, एवरीडे लाइफ के हमारे ये प्रॉब्लम है, सानू हल किया था। इसका हल सिर्फ सबसे पहला हल तो ये है कि जो जिसकी हम बात कर रहे थे ना, कि जो तनख्वाहदार तबका है, मैं किसी रेडीबान की बात नहीं कर रहा, मैं किसी चिंची चलाने वाले की बात नहीं कर रहा, मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात नहीं कर रहा। जो तनख्वाहदार तबका है उसकी सैलरी को डबल करते हैं आप। ठीक है, तो आपका ये डबल कौन करेगा जी? डबल कौन करेगा? देखिए जी, जो सरकारी मुलाजिम है वो गवर्नमेंट ने करने, जो प्राइवेट मुलाजिम सरकारी मुलाजिम कितने होंगे? 22 करोड़ में सरकारी मुलाजिम कितने होंगे? देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ बात, सरकारी मुलाजिम जितने भी है ना, गवर्नमेंट ने करने हैं ना, एक तो वो, दूसरा प्राइवेट सेक्टर के लोग। अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुझे ये बताया, एक सेकंड, तो पता है कि पिछली गवर्नमेंट भी मिनिमम वेजेस बढ़ा के गई थी। कितनी बढ़ाई थी सर? 25,000 कर गए थे ना, 5,000 आज तक सर वो नाफिजुल अमल वो नहीं हो सकी सर। 25,000 प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती ना, वो किसने करनी है? तो सर गवर्नमेंट के मुलाजिम तो इतने से होंगे कि मिलियन 2 मिलियन कर ले पूरे पाकिस्तान में भी हैं। मैं तो ये तादाद के पर जा ही नहीं रहा ना, मैं तो सरकारी मुलाजिम चौके कर रहे हैं ना, जिस मर्जी के 22 करोड़। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मिनिमम वेज एक रखते हैं ना, 25,000 है, ठीक है। सिंध ने आई थिंक 35 कर दी है, सिंध ने 10,000 कर दी ना उसने, लेकिन बाकी ओवरऑल अभी नहीं हुई, ठीक है। करनी चाहिए, उनको 50,000 कर दे, 40,000 कर दे, आपके ये आपके 80% मसाइल हल हो जाएंगे। जो जिनकी हम बात कर रहे हैं महंगाई की, बात यह है कि जब आप लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ाएंगे तो फिर ये महंगाई का जो असर है ना, जराइम में भी कमी आएगी, खत्म हो जाएगा। उसकी रीजन मैं आपको छोटी सी बता देता हूँ, आप मदनी साहब फिर कैसी बात करें उस पर। लेकिन मामला ये है कि इस वक्त जो मामला है, चाहे वो रेडी वाला है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने अपना मार्जिन रख के उसने कीमतें बढ़ा दी हुई हैं। एक चीज नहीं बढ़ी तो वो तनख्वाहदार तबके की नहीं बढ़ी। बिल्कुल ठीक, बस बिल्कुल ठीक बात है। मदनी भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? आपकी तरफ एंड में आने की एक वजह ये थी कि मुझे डिटेल में आपका चाहिए था, जो आपने वॉलंटियर जेल काटी है, कैसा वक्त गुजरा, मोटिव क्या था पीछे? वो वी ऑल नो दैट कि आप एक एहतजाज का तरीका था कि आप लोग हमें बार बार पकड़ने की धमकियां देते हैं, हम खुद आपके पास आ जाते हैं। कैसा वक्त गुजरा? जी बहुत शुक्रिया आपका, और मैं तो आपके तवज्जो से तमाम उन लोगों का जो कि सच और इंसाफ की बात उठाते हैं। गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ने जो 5 लोगों को नॉमिनेट किया था, शाह महमूद साहब, असद उमर साहब, उमर चीमा साहब और आज़म स्वाति साहब मेरा था, और साथ और पार्टी के दोस्त थे। हम लोग जो जेल में, हम यहाँ से गिरफ़्तारी आपको पता है हमने दी थी, पोर्ट अब्दुल मालिक जो है अपना ये जो
मतलब ये जो सेंट्रल जेल है इसके बाद कोट लखपत में हमें किया, और वहाँ पर जो अंदर शाह साहब ने लीडरशिप का मुजाहरा करते और बाकी ने, हम पहले गए थे अपने वर्कर्स से ताकि ये तासुर ना जाए कि ये हमेशा जिस तरह माजी में बाकी पार्टियाँ वर्कर्स को झोंक देती हैं और वो पीछे रह जाते हैं, तो उन्होंने बड़ा जनरसली, और मैं उनके साथ काफ़ी घंटे मैं देखता रहा, उनको ऑब्ज़र्व करता रहा, जितनी उन्होंने दिलेरी से इन्होंने और जनरसली मतलब किया, मैं पहले से भी ज़्यादा उनका मुतक़िद हूँ। और वहाँ पर जिस तरह से मैं ट्रीट किया गया, मैं समझता हूँ ये तो दहशतगर्दों को ट्रीट नहीं किया जाता। इसमें मैं बिल्कुल, जो हमारी पुलिस है, प्रिजन पुलिस, मैं उसको बिल्कुल भी इसका नहीं करता, बल्कि उनकी नज़रों से और वैसे भी हमदर्दी हमारे लिए टपकती थी पाकिस्तान के लिए, मगर जो उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस था इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का और ये केयर टेकर्स का, और ये मतलब इतना ज़्यादा था कि वो मजबूर थे बेचारे। वफाकी वज़रा हैं, उनको बुज़ुर्ग हैं, सबसे बड़ी बात है, उनके लिए उनको इतनी देर अंदर खड़ा रखा। चलो मैं तो खड़ा हो सकता था, मगर उनको मतलब कुर्सी तक नहीं ऑफ़र की। शाह महमूद साहब, हाँ जी, और ये मतलब आपके बुज़ुर्ग हैं यार, 70 साल से ऊपर हैं। मैंने कहा भी, मगर कहते हैं इजाज़त नहीं है जी, हमें देना चाहते मगर इजाज़त नहीं है। फिर जिन सेल्स में रखा, वो क्रिमिनल्स के सेल थे, दहशतगर्दों के सेल थे, मच्छर था उसके अंदर जो मुझे कोट लखपत में दिया गया। वहाँ पर जो खारशी कंबल है, हम तो इससे भी ज़्यादा के लिए तैयार होके गए थे, ठीक है जी। और मैं वैसे बता रहा हूँ, उनके ट्रीटमेंट के बता रहा हूँ, कोई हमें कोई गिला नहीं है, ये इनकी हमें इससे भी ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन थी। वो पानी अंदर से निकल रहा था, मच्छर इतने ज़्यादा थे, लाइट इतनी ज़्यादा थी कि कोई सो नहीं सकता, पर अल्लाह के फजल से मैं वहाँ पर भी सोया। तो मच्छर ने खिदमत की, और वो खाना जो गंदा मंदा था और जो सफाई के हालात थे, पर उधर से सुबह निकाल के बताए बगैर, और वो मुझे अलहदा से वो उसमें बंद किया और वो ले गए, पता भी नहीं, बाकियों को भी बाद में वो ले गए। रास्ते में जाते हुए इतने रास्ता ह्यूमैनिटी, कोई क्यों ह्यूमैनिटी के नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और मैं बाकियों से भी कंफर्म किया, सबके साथ इस किया। पुलिस वाले बाहर निकल के खाना खाते रहे, दूसरा करते रहे, मगर हमें से किसी को बाहर नहीं, वज़ू के लिए मैंने उनसे कहा मुझे निकाल लो, तो वो उन्होंने नहीं बॉदर किया, उनका जो कर रहा अंदर करो, अल्लाह ये है। और मैं वहाँ पर सुपरिटेंडेंट साहब के पास गया, वो बड़े काइंड थे, मगर वो मजबूर थे, ठीक है जी। मैं फिर कह रहा हूँ, उनका कोई कसूर नहीं, नौकरी जो ऑर्डर आया, मैंने उनको कहा कि आपने ऐसे ट्रीट किए जैसे मैं पता नहीं कोई टॉप क्रिमिनल हूँ या टेररिस्ट हूँ। आपने इतना कौम का खर्चा किया है मेरे पीछे टीडी पापा करके गाड़ियों का, यार मुझे बताते मैं खुद आ जाता इधर। कौम का आपने खर्चा किया, खुद तो 100 रुपया नहीं है हुक्मरान तबका करता ना खर्च। वहाँ पर जो जिधर रखा, वो एक तो उधर फांसी गार्ड था और अक्सरों के पास था इसी तरह, और वो जो टॉप क्रिमिनल्स होते हैं जो कि दहशतगर्द जमातों के उन्होंने पकड़े हुए थे, वो वहाँ पर बंद किए थे, उनको भी हटाया फिर वहाँ से, और वहाँ पर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थ्रू आउट सबकी रखी। जो मेन तो उनके साथ तो हुई, बाकियों को भी इसी तरह किया। किसी कपड़ा तक भी, वो जो एक आधा जोड़ा तक भी गया, वो भी इन्होंने पहुँचने नहीं दिया वहाँ पर, किसी का भी तकरीबन। मेरा भी गया और मैंने उसके बाद कहा तुसी खुश हो जाओ, तो मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं चाहिए मैंने जी। जिस तरह आम कैदी होते हैं, मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की कि मुझे वो खाना चाहिए। मुशक्कती मिला, मैंने उसके बावजूद मुशक्कती से ज़्यादा खुद मुशक्कत की वहाँ पर, मैं विलफुल, मतलब मज़ा आ जाए, उन्होंने तसल्ली हो जाए कि मतलब ऐसी कपड़े से लेके ये वो। और मैं उनके साथ खुद भी ज़बरदस्ती गोडी, मैं चूँकि फार्मर भी मैं करके, तो मैं जो मुशक्कती होंगे ना, मैं उस तरह आप भी कीता है, क्योंकि मैं क्लास डिफरेंस पे, और इस्लाम भी ये कहता है नहीं होता। वहाँ पर ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि बाहर तो इतनी मसरूफियत होती हैं, अंदर को किसी किस्म की कोई हवा भी नहीं से गुजरने देते, ना पास के खड़े होने देते, मगर फिर भी डबल बेड के साइज़ का तकरीबन वो सेल था, उस वॉशरूम भी उसी में था, मच्छर भी उसी में था, लाइट भी उसी में थी, और वो सारा था। हैविंग सेड दैट, वहाँ पर मैं ज़्यादा कुरान पढ़ा और अल्लाह का जिक्र करने का ज़्यादा मौका मिला, और फिर अपने आप को एक्सप्लोर करने का मज़ीद ज़्यादा। उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि वहाँ पर आपको इस तरह से इंसानियत की तज़लील नहीं करनी चाहिए जिस तरह वहाँ की जाती है। मतलब टेररिस्ट को भी, हाँ, टेररिस्ट को भी इस तरह से ट्रीट नहीं किया जाता कि जिस तरह से ये लोग मतलब कर रहे थे। और इसमें बाकी भी थे, और उनके हायर ऑफिशियल्स भी देखने के लिए आए। बाद में हाई कोर्ट ने उनको ऑर्डर किया, और फिर वो गया, वो एक और मुसीबत ही, वहाँ चूहे आ जाते थे कभी विज़िट करने के लिए, कभी बिल्लियाँ आ जाती हैं अंदर, मैं भी उनको भी खाना डाल देता है कि भाई हुक्मरान तो मार रहे हैं, चलो आप थोड़ा सा जिंदा रहने के लिए।
तो ये मैं ये कह रहा हूँ, मुझे इसका बिल्कुल भी रंज नहीं है कि मैंने भुगता 10-15 दिन रेस्टलेस रहे, ये वो पाकिस्तान के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए इससे भी ज़्यादा लोगों ने कुर्बानियाँ दी, हमने तो कुछ भी नहीं। टारगेट अचीव हुआ कि जेल जाने का? मैं समझता हूँ बिल्कुल काफ़ी हद तक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आपके जेल जाने पे तो फैसला नहीं दिया। अच्छा, मैं उसमें दो सर बातें अर्ज करूँ। वहाँ पर मैंने देखा कि 1/4 तो मेरे हिसाब से 1/4 तो लोग जो है वो चोरी छुपे मुख्तलिफ तरीके से मिलते थे, 1/4 स्ट्रेट अवे जो है वो बेकसूर थे, जिनके ऊपर बेकसूर थे जेलों में, अल्लाह, जो कि जो है, मैं चूंकि लॉयर भी हूँ, सियासत में तकरीबन 2 दहाइयों से कर रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि किस कैटेगरी का है, उससे बातचीत करके। 1/4 तो वो गरीब तबका था जिसके ऊपर ताकतवर तबके ने झूठे मुकदमे डाल के किया। 14 साल, 10 साल, 15 साल के बंदा ज़हनी अज़ियत जेल के इंतजामात वैसे ओवरऑल कैसे थे? वो ठीक थे जी, और वो ज़्यादातर जो है स्टाफ है जिसकी आप बात अभी कर रहे थे, निचला तबका, हाथ उठा के मैंने देखा इमरान खान साहब को और फैजुल हसन चौहान जो हमारे साबिक वज़ीर जेल खाना जाते हैं, और ये कंफर्म कीजिएगा आप, हाथ उठा के दुआएं देते हैं उनको। वेरी गुड। जितना बेहतरीन निज़ाम फैजुल हसन चौहान ने चलाया, और मैं लीडरशिप को भी बताया और सब ने देखा है, मतलब इतना जबरदस्त। एक वो टेलीफोन वाला कुछ उन्होंने किया था कि टेलीफोन बूथ बनवाए थे, वॉशरूम नए जेलों में बनवाए थे, डायरेक्ट नंबर सारी जगह सर्कुलेट किया था, और सारे जेल का खुद विजिट किया। मतलब क्या है, वो एक जेन्युइन लीडरशिप थी, पीटीआई का एक जेन्युइन फेस था, वर्कर था। लेकिन फिर आप कहते ना कि आपको काम करने नहीं देते थे। जो देखिए बात ये है कि जहाँ कुछ अच्छा कर लिया उसका क्रेडिट आप लेते हैं, जाने के अच्छा 1/4 तो मैं बता रहा हूँ कि स्ट्रेट अवे मेरे हिसाब से, बाकी अल्लाह जानता है, वो बेकसूर थे। 50% वो लोग थे उनमें जिनको माशरा जो है वो कंपेल करता है जुर्म करने पे। इतना मासूम सा लड़का आया, मैंने कहा क्या हुआ, कहता है जी मैं 10 साल से बंद हूँ अंदर। 10 साल 15 साढ़े 15 साल का मैक्सिमम वहाँ कैदी था। देखने में, वो उनसे बात करने में वो लगते ही नहीं है कि वो मुजरिम होंगे। अच्छा, उसके साथ मसला क्या था? अच्छा, वो 10 साल से अंदर था। मैंने कहा जी 302 में हूँ। मैं कहा बंदा मारा है? कहता जी मारा है। मैं कहा क्यों मारा, तुम तो लगते ही नहीं। कहता जी वो हमारी छोटी सी 3 एकड़ जमीन थी, उसके ऊपर कब्जा कर रहे थे। हर जगह पर खटखटाया मैंने इंसाफ के निज़ाम को, किसी जगह पर मुझे नहीं रिलीफ मिली। मरता क्या ना करता, मैंने बंदा मार दिया, और 10 साल से मैं अंदर गल सड़ रहा हूँ। मैंने उसे ये कहा कि ये तुम्हें नहीं सजा होनी चाहिए थी, ये उसको होनी चाहिए थी, निज़ाम को, जिसके खिलाफ इमरान खान बोलता है, जिसने हर इंसान की जिंदगी में और उसके गले में फंदा डाला हुआ है। देखिए हम सब ये इसी तरह अजियत भुगत रहे हैं, वन वे और द अदर। तो ये मेरा उधर जाके इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ हम सबका जो इरादा है पहले से भी ज़्यादा मजबूत हुआ है कि ये जो निज़ाम है इसके सिर्फ बेनिफिशरी 1% है। मैंने वहाँ पर एक किताब पढ़ी, इस्लाम का मुआशी निज़ाम, उसका हाईलाइट लाइब्रेरी है थी जी, किताबें मिल जाती, किताबें भी बहुत पुरानी थी, नहीं भी थी। बहरहाल मैंने किताबें भी पढ़ी, उर्दू तर्जुमे कुरान भी दोबारा पढ़ने का मौका मिला। वहाँ पर एक जो मैं हाईलाइट आपको शॉर्टली बताऊँ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ना कोई हमारे पास रेफरेंस है और ना हो सकती है इस्लाम से बाहर भी। वो जो है सारी ज़िंदगी उन्होंने, हमें ये पता है कि उन्होंने अपना जायज़ माल जो है, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला से मुरब्बी और लोगों का भी, कि वो जायज़ माल के गरीबों में बांटने की भी इतनी ताकीद करते थे कि हमें लगना शुरू हो जाता था कि हमारे जायज़ माल पे भी, फालतू जो माल है उस पर भी हमारा हक नहीं है। ये नहायत जायज़ माल की बात हो रही है। हज़रत उमर से मुरब्बी है और बाकी जो है, और हुआ भी कि सारों को इकट्ठा करके उनका माल इकट्ठा किया और इवनली सारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये होता रहा है, वहाँ पर उसमें शवाहिद थे। अब सवाल ये है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सारी ज़िंदगी फ़कीरी में रहे, 2 जहान के बादशाह। फालतू माल से ज़्यादा भी जो इस्तेमाल का भी होता है वो भी अल्लाह की राह में बांट देते हैं। यहाँ पर तो पीडीएम के करीबी तरीन, और हम सब जानते हैं कि शवायद हो ना हो, इन्होंने पाकिस्तान का अरबों रुपया अपनी जेबों में रखा हुआ है, इनके घरों में भरा है, बाहर भरा है, और ये बाहर मुल्क से बाहर लॉन्चों के और कंटेनर्स में ले जाते हैं, और वहाँ पर कौम को हिफाजत करने वाले माजरत के साथ वो उन नाजायज़ पैसे की हिफाजत करते हुए लोगों ने देखे हैं, हम सबको पता है। सवाल ये है, इस तरह के शदीद जुल्म के निज़ाम में महंगाई का तूफान नहीं होगा तो क्या होगा? इन लोगों से स्ट्रेट अवे, और वो सारे ये कहते हैं आम परफॉर्म नहीं करके गए थे आप लोगों की वजह से। देखिए 3 साल में इमरान खान क्या परफॉर्म करते, जबकि लोटे साथ चुमड़े हुए थे, जो इसका मतलब हम ये मान ले नूनली का बयानिया कि आप लोगों की वजह से महंगाई है। नहीं, देखिए बात ये है, हमारी हुई है, हमें तो डेथ सेल में बंद किया, साथ फांसी गाड़ते, थोड़ी और हिम्मत करते, गले में फंदा डालते, वहां लटका देते, ताकि कौम
समझती देखती कि पढ़े लिखे लोग बेकसूर जेलों में भरे हुए हैं और चोर जो हैं टॉप क्रिमिनल्स वो हुकूमत में बैठाए हुए हैं पकड़ के उनको। तो मैं ये कहता हूं कि ये वाला काम जो ये कर रहे हैं, और मैं आज देख रहा हूं कि 90%, पहली दफा हुआ है तारीख में कि 90% कौम एक तरफ हो गई है, चाहे ये कोई अदारा हो, चाहे वो किसी जगह हो, इन चोरों को किसी किस्म का। किस बात से मुत्तफिक हैं कि ज्यादा लोग इस टाइम पे तहरीक इंसाफ की तरफ टिल्ट खा रहे हैं? देखिए सच की तरफ है, ख्याल हो सकता है जी, मैं तो नहीं। आपका क्या कहता? मैं तो ओपन है, लोग जिसको जी चाहे ओपन तो होता ही है कि जबरदस्ती बनिया थोड़ी किसी नहीं, देखिए बात ये है कि मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो उस वक्त पता चलेगा। आपका और मेरा काम ये है कि हम लोगों में होते हैं, हम लोगों की पल्स चेक करते हैं। अगर ये बात, मेरा काम ये आप ये बात मुस्लिम लीग नून के किसी बंदे से, अगर ये बात पीपल्स पार्टी के किसी बंदे से पूछेंगे तो उनका कहना यही है कि हमारा यही। आज राणा सनाउल्लाह साहब ने किया, सानू पैसे का कोई मसला नहीं, इलेक्शन करा सकते हैं जे एडे ही बब्बर शेर सहन जे आवाम उन्हां दे नाल है, जे सारियां दे नाल है, ते इलेक्शन लगे जान। देखिए बात देखे नहीं, लॉजिकली बात है ना, इसी की बात करने लगा रहा हूँ। देखे नहीं, मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि देखे मामला ये है कि वो जो बात कर रहे हैं राणा सनाउल्लाह, वो इस वजह से थोड़ी कह रहे हैं कि स्टेटमेंट सुनी है, आपने स्टेटमेंट सुनी है राणा साहब की? नहीं, मैंने नहीं सुनी। सिर फड़ के बह जाओगे, ਤੁਹਾਡਾ दिल करेगा टकरा मारो दी कंधा। जलसे जुलूसों में पाबंदी हो, कोई स्पीच ना दे इमरान खान, बंद कमरों के अंदर बैठ के हर्जा सराई ना हो, बंद कमरों के अंदर बैठ के भी गल ना करो, गूंगे बहरे हो जो जुबाना कटा दो, इलेक्शन लड़ लो। बात ये है जो बात ये क्लिप मेरे पास है भी, सुना मेरी बात सुने, मेरी बात सुन लें। जो बात आप सियासी बात कर रहे हैं ना, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो हर्जा सराई की बात है वो तो किसी के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए। सर ये अभी मरियम बीबी क्या कर रही हैं? मैं करूं उसको भी नहीं करनी चाहिए सर। सर मैं माज़रत एक ना जी कुरान का मैं आयत पढ़ी और वो पहले भी पढ़ी थी, उसका मैं सबसे बड़ा रेफरेंस मायबा कुरान का है, इटर्नल ट्रूथ है। उसमें पहले इस बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजिऊन, ये गूंगे हैं, बहरे हैं और इनकी आंखों पे पर्दा है और उनकी सजा क्या है, इनके लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि आखिरत में इनको मैं निबड़ूंगा, अल्लाह ने फरमाया दर्दनाक अजाब, मतलब दुनिया का भी अजाब इनके मुस्तहिक हैं और आखिरत का भी। दे शुड नहीं जुल्म है ना, जिन्होंने बनाया है वो उनको जुल्म करना चाहिए। वो जो सीनों में कुरान सुने जो सीनों में कुरान लेकर आए हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से लेके आए, उनको सोचना चाहिए। मैं भी उधर पैदा हुआ हूं और मैं भी समझता हूँ कुरान जरा खोलें, उनका क्या जो हमारी टीचिंग्स हैं और जो हो रहा है उसमें बिल्कुल 180 डिग्री का फर्क है। जिसके अंदर हमदर्दी का दिल नहीं, उसको कुरान से कोई वास्ता बनता है नहीं। मैं उनको नहीं खौफ दिला रहा, मैं जजमेंट दे रहा हूं अल्लाह की। अल्लाह कहता है कि दुनिया में भी वो मुझे बोलने ये जो आपने बात की कि जुल्म है, ज़बानबंदी है, ये किस दौर में नहीं थी, मुझे बता देना। बिल्कुल थी, मैं मुत्तफिक हूं आपसे, मैं मुत्तफिक हूं आपसे। क्या इमरान खान साहब सुन ले इलेक्शन कैंपेन में न्यूट्रल हो जाए ना, इमरान खान साहब के दौर में नहीं थी क्या? लोगों की ज़बानबंदी नहीं हुई, लोगों को थी बिल्कुल थी, बिल्कुल। खान साहब की हुकूमत ठहर जाए, कंपैरिजन नहीं बनता। उसकी वजह सुन लेना, सियासतदान की मिसाल आप ज़िमनी इलेक्शन होता है खान के टाइम पे, एक मौका दे, कितने इमरान खान ने क्या जलसा नहीं कर सकते सर? मौका दे नहीं तो नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी नहीं थी, नहीं थी, लगाई गई सर जनरल इलेक्शन में। नहीं तो सब पे थी ना जनरल इलेक्शन, उसके बाद बाहर सहन नहीं, उसके बाद यही बाहर सहन नहीं, बाहर नहीं पाबंदी भी सुन लो, किस चीज के ऊपर? टीवी के ऊपर। तो और किस पर? तो ये कहते हैं ना जलसे जुलूस पर पाबंदी लाओ। नवाज शरीफ कन्विक्टेड था, उसने चोरी किया था पैसा में, गया लंदन का जलसा करा रहा नहीं, यहां जब था तो उस वक्त वो तो जेल थी, जेल में जाना। ये क्लैरिफिकेशन कहते हैं जेल में था। मैं एक बात करता हूं, आज के दौर के पाकिस्तान के अंदर कोई जो है ना अवामी लीडर नहीं है, नंबर 1 नहीं है। सारे बन के आए, उन्हीं कंधों पे बैठ के इमरान खान भुट्टो से आप शुरू हो जाए, ठीक है। नंबर दो इनकी कभी भी मिसाल तौबा नौज़ुबिल्लाह नहीं देनी चाहिए उनके साथ, हजरत उमर के साथ, हजरत रिवायत सुना रहे थे, लोग मिसालें देते, बनती है, चले मुकामी सियासतदान के साथ दे ले, इंटरनेशनल सियासतदान के साथ। अच्छा चले मैं जाते लास्ट 10 सेकंड जाने मैं तो कुछ सुना देना। मैंने भी एक रिसेंटली क्लिप सुना है मौलाना फजलुर रहमान साहब का, वो रमजान के दिनों में कहीं पे स्पीच कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जी अगर तुम JUIF वोट पाने लिए निकलो मस्जिद विचों ते इतकाफ नहीं टुटेगा, इमरान खान वोट पाने निकलोगे इतकाफ टुटेगा, की कहोगे? इत्थे ज्यादती है, मुलाइज्म है, मजहबी ब्लैकमेलिंग है। ए तुसी मौलाना कह रहे हैं, ए मौलाना तुसी मैं ये कह रहा हूं, मेरा मैसेज आ रहा है। तुसी मौलाना मुलाकात भी होते, मैं कह रहा हूं कि सब मौलवियों के लिए सब